सो वेलकम इन दिस सीरीज़। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11th क्लास का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। और अभी जो है कुछ बैकलॉग्स के चैप्टर बचे हुए हैं, रेगुलर वीडियोस नहीं है। तो अब जो वीडियोस होगा वो रेगुलर होगा। तो अभी मैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इसके बाद जो भी वीडियो होगा वो इस टॉपिक और इस टॉपिक के बाद का वीडियो होगा, और जो भी पीछे के टॉपिक्स हैं जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं वहाँ पर अपलोड करते चलूँगा। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली सीखेंगे क्या, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जो बेसिकली होता है ये है क्या, डेटा को सही तरीके से अरेंज करना। हमने लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा है, हम लोगों को पता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कलेक्शन जब होगा डेटा का, तभी वो डेटा ऑर्गेनाइज हो सकता है। बिना कलेक्शन का ऑर्गेनाइजेशन कभी पॉसिबल नहीं है। और जब डेटा ऑर्गेनाइज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब डेटा ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सी चीज़ है कि भाई एक डेटा अगर है तो हम लोग दूसरे डेटा के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने में काफ़ी आसानी हो रही है। तो ये तब होगा जब हमारा डेटा जो होगा बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा। इसके साथ डेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किन बातों पे डिपेंड करता है, ये इस बातों पे डिपेंड करता है कि मेरा जो डेटा है वो डेटा कितना सही तरीके से कलेक्ट है। अगर कलेक्शन में कहीं कमी है तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो होगा, ऑर्गेनाइज्ड जो फॉर्म ऑफ डेटा होगा, उसमें भी कमी होगा। तो इस बात के लिए हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के लिए हम लोगों को पहले डेटा का कलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द फिगर्स इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ द मासेस ऑफ द सिमिलर डेटा मे बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालिसिस में बी पॉसिबल। जब तक डेटा अरेंज्ड नहीं होगा हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, एनालाइज नहीं कर सकते, फाइनल रिजल्ट हम लोग, कंक्लूजन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं कि डेटा क्या है और डेटा का डाइवर्सन्स क्या है, उसका कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो इसी चीज़ को थोड़ा सा रिफाइंड तरीके से ये कहा गया है कि क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर एक वर्ड आया क्लासिफिकेशन। डेटा जब क्लासिफाई होगा तभी वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है। देखिए, अभी मैंने पहले क्या बोला, पहले मैंने ये बोला कलेक्शन होगा। कलेक्शन होना का डेटा का मतलब ये है कि डेटा आप क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। डेटा को आप अलग अलग कैटेगरी में क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जब डेटा क्लासिफाई हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, कि आप उस डेटा को सही ढंग से क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये जो फेजेस है, ये जो इनका जो सीक्वेंस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ डेटा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द थिंग्स इन अ ग्रुप ऑफ क्लास अकॉर्डिंग टू देयर रिजेंबल्स एंड गिव्स एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स यहाँ पर क्या है, एट्रीब्यूट्स हम लोगों का क्वालिटी, हम लोगों का जो चेंजिंग फैक्टर है, डेट कम्स अंडर द फॉर्म्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स। अब भाई जब तक क्लासीफाई नहीं करोगे डेटा को तब तक आप ऑर्गेनाइज कहाँ से करिएगा। जब तक डेटा को सही तरीके से, पहले चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है कि कलेक्ट होना चाहिए डेटा। कलेक्शन के बाद आप सही तरीके से क्लासीफाई करो। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपको पहले पता होना चाहिए, सिंपल से चीज़ें हैं। एक बहुत पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा एक सोसाइटी है, उसमें पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर पता है। तो ये क्या है भाई, ये कलेक्शन है। यहाँ पर आपने कलेक्ट किया है डेटा को कि भाई यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन क्या है। इसके बाद क्लासिफिकेशन है, आप ये पता करिएगा कि भाई यहाँ मेल कितने और फीमेल कितने। और ये जब पता चल जाएगा तो फिर आप ऑर्गेनाइज करिएगा डेटा को, ऑर्गेनाइज यानी मेल वाले को मेल के तरफ और फीमेल वाले को फीमेल के तरफ, यानी कि सही तरीके का अरेंजमेंट होगा। दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन कहने का मतलब यहाँ है कि आप क्लासिफिकेशन के बाद आप करते क्या है भाई, आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। जब तक क्लासिफिकेशन नहीं होगा, आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाइएगा डेटा को। तो
अगर क्लासिफिकेशन आया तो इससे कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ये अलग होगा, ये इसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बात हो रहा है। अब ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा फैक्टर है? फैक्टर नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन में ये ध्यान में रखना है कि डेटा मेरा बहुत सिंपल फॉर्म में हो और बहुत शॉर्ट में हो। मतलब ऐसा ना हो कि डेटा मेरा इतना कम्प्लेक्स हो कि डेटा को समझने के लिए इतना समय चला गया कि आगे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। यूटिलिटी हमारा होना चाहिए, यानी यूटिलिटी हमने पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। यानी कि आप जो डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस डेटा से आप कितना सेटिस्फाइड हैं। आप एक डेटा को आप रिपोर्ट बनाते हैं, नॉर्मली एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड भाई बनता है भाई एग्जामिनेशन के बाद, तो आप उस रिपोर्ट कार्ड से कितने संतुष्ट हैं? कोई रिपोर्ट कार्ड ऐसा होता है कि इसमें सिर्फ मार्क्स होता है, कुछ रिपोर्ट कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें आपका टोटल परसेंटेज ऑफ आपका वहाँ पर अटेंडेंस रिकॉर्ड भी मेज़र किया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि मार्क्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड, अदर फिजिकल फिटनेस, डिसिप्लिनरी एक्शंस, लेवल ऑफ डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़, सारे कुछ मेंशन होते हैं। तो ये क्या है, ये ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज कम्स अंडर द यूटिलिटी। इसके बाद क्या है भाई, डिस्टिंक्टिवनेस। यानी देखिए यहाँ पर एक वर्ड जो है डिस्टिंक्टिवनेस और कंपैरेटिबिलिटी, कंपेरेटिबिलिटी अभी और यहाँ पे डिस्टिंक्टिवनेस, ये दोनों चीज़ है क्या? ये जो है ये दोनों एक है। कहने का मतलब आप एक डेटा को दूसरे डेटा से रिफाइंड कैसे करिएगा, इसको अलग कैसे करिएगा। तो इसके लिए आपको सही तरीके से डाटा का ऑर्गेनाइजेशन, डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। जब तक डाटा सही तरीके से नहीं रखिएगा तब तक आप कंपेयर भी नहीं कर पाइएगा, तब तक आपका डेटा स्पेसिफिक भी नहीं होगा कि भाई ये चीज़ दूसरे डेटा से कैसे अलग है। इसके बाद कंपैटिबिलिटी, आपको ये श्योरिटी होना चाहिए कि आपने जो डेटा बनाया है वो डेटा एकदम सही पैरामीटर पर बेस है, कोई किसी तरह का कमी नहीं हुआ। और साइंटिफिक अरेंजमेंट, साइंटिफिक अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, लीस्ट टाइम में मैक्सिमम इफेक्टिव, यानी कि कम समय में, लीस्ट टाइम पीरियड में, कम समय में कितना इफेक्टिव आपका डेटा है, ये जो होता है ये साइंटिफिक अरेंजमेंट है। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है। तो सिंपल से चीज़ें हैं, ऐसा फॉर्म ऑफ डाटा जो बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड होता है, जिसके लिए कम समय में काम किया जाए, कम समय में ऑर्गेनाइज किया जाए और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो, ऐसे को साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा बोलते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन भी है और यही हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा भी है। होप यहाँ पर कंसेप्शन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं भाई, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आता है डेटा में, कितने तरीके का डेटा का फॉर्म है, क्लासिफाई करते हैं किस चीज़ को, डेटा को क्यों करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा को क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ऐसा क्यों करते हैं भाई, इसका सिंपल सा कंसेप्शन ये है कि आप कभी भी डेटा को कितने फॉर्म में पहले आप एलोकेट करते हैं। तो भाई इसका सिंपल है कि ज्योग्राफिकल यानी स्पेस, प्लेसेस, यानी कि कोई भी ऐसा डेटा जहां पर आपको उसमें प्लेसेस के बारे में बोला गया हो, तो ऐसा डेटा जो होगा वो ज्योग्राफिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म ऑफ डेटा होगा। यानी कोई अगर जगह है, यहाँ प्लेस मैंने लिखा और यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ लिख दिया मैंने। अब भाई पटना का इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ है, रांची का कुछ है, इसके बाद कोलकाता का कुछ है, तो ये प्लेसेस को सिग्निफाई कर रहा है। दिस कम्स अंडर द ज्योग्राफिकल फॉर्म ऑफ द क्लासिफिकेशन, और यू कैन से द वे ऑफ द ज्योग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ, और यू कैन से द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल जब भी वर्ड आ गया इसका मतलब समझ जाइए कि यहाँ पर टाइम है, यानी ऐसा कोई भी डेटा जहाँ पर टाइम हो, जिसमें टाइम पीरियड जुड़ा हुआ हो, ऐसा जो डेटा होगा वो क्रोनोलॉजिकल फॉर्म ऑफ डेटा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन, और यू कैन से द क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ डेटा भी बोलते हैं और क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा भी बोलते हैं। इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक सिंपल क्लासिफिकेशन और एक मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन क्या है भाई, यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू डाइकोटॉमी
द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और एब्सेंस फॉर द ऑफ द क्वालिटी। आप कोई भी डेटा बना रहे हैं तो आप ये पहले श्योर हो जाइए कि आपका डेटा पहले है भी या नहीं है। आपने सोचा है कि मैं डेटा बनाऊंगा भाई हेल्थ को लेकर, तो पहले आप ये श्योर हो जाइए कि हेल्थ को लेकर आप जो डेटा बना रहे हैं तो सारा हेल्थ का पैरामीटर आपके पास है कि नहीं। अगर नहीं रहेगा तो आपका डेटा कभी बनेगा ही नहीं। तो ये एश्योरेंस करिए कि भाई है या नहीं मेरे पास कलेक्शन, जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ सैंपल। दिस इज द सिंपल क्लासिफिकेशन, है ना। अब डाइकोटॉमी यानी दोनों पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब उसके बाद क्या है भाई, केसेस मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या है, कभी भी आपका एक से दो से अधिक डेटा अगर है तो वहाँ पर ये जो कंसेप्शन क्लासिफिकेशन फॉर्म ऑफ डेटा होगा ये मैनीफोल्ड फॉर्म ऑफ डेटा होगा। जैसे एग्जांपल क्या है, आप बात करते हैं पॉपुलेशन का, आप किसी एरिया का पॉपुलेशन मेज़र करते हैं तो इस पॉपुलेशन में दोनों चीज़ है भाई, मेल पॉपुलेशन भी है और फीमेल पॉपुलेशन भी है। मेल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इसमें दो चीज़ आ गया, कितने मेल लिटरेट हैं और कितने मेल इलिटरेट हैं। इस लिटरेट में भी दो चीज़ है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक पॉपुलेशन से कितना सारा चीज़ निकल कर आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, ये डाइवर्स कर रहा है धीरे धीरे, एक से दो, दो से तीन चीज़ में, तीन से चार चीज़ में ये निकलते जा रहा है। ये चीज़ फॉर्म होते जा रहा है। एक डाटा से दो डाटा, दो डाटा से तीन डाटा, इस तरह के डाटा को हम लोग बोलते हैं कौन सा डाटा, मैनीफोल्ड फॉर्म ऑफ डाटा या मैनीफोल्ड फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन या मैनीफोल्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म ऑफ डाटा। तो ये कंसेप्शन क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ डाटा। अभी देखिए यहाँ पर भी दो चीज़ है, एक क्या है हमारा सिंपल और दूसरा क्या है मैनीफोल्ड। क्वांटिटी भी हो सकता है कि एक क्वांटिटी हो और मैनीफोल्ड बहुत सारा क्वांटिटी हो। इसका एग्जांपल मैनीफोल्ड का हम लेते हैं क्या, मैनीफोल्ड का हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं। किस तरह का भाई कंसेप्ट आएगा, जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का कोई परसेंटेज या नंबर कुछ दिया हुआ है। अब इस पॉपुलेशन में मेल का कुछ नंबरिंग दिया हुआ है या परसेंटेज दिया हुआ है, फीमेल का कुछ परसेंटेज या नंबरिंग दिया हुआ है, मेल में भी कुछ लिटरेट का नंबरिंग दिया या परसेंटेज दिया हुआ है। तो आप सब चीज़ देख रहे हैं कि पहले वाला ही चीज़ यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर को काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, क्वांटिटी फॉर्म ऑफ मैनीफोल्ड क्वांटिटी फॉर्म ऑफ डाटा यहाँ कहला रहा है। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स जो ऐसा होता है जो समय के साथ इसका वैल्यू चेंज करते रहता है। अभी वैल्यू इसका ये क्या है, ये भाई एक है, इसका दो है, इसका तीन है। इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आपको पता है अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ये दो है, तो दो का वैल्यू अगर मैंने बोल दिया किसी भी चीज़ का वैल्यू दो होगा, तब तो एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, सबका वैल्यू दो ही होगा, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया है कि भाई वैल्यू दो है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि ये एक्स है, एक्स का क्या वैल्यू होगा, तो आपको पता है एक्स का 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एक्स तो किसी भी वैल्यू को ले सकता है, ये तो कोई डिफिनिट है नहीं। तो यहाँ पर ये एक्स क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। यानी ये समय के साथ भाई क्या हो रहा है, ये अपने वैल्यू को भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज द वेरिएबल्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो वेरिएबल है कितने तरीके का होता है, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ वेरिएबल और कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वेरिएबल। क्या होता है डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ वेरिएबल, हमेशा ये जंप या नंबर में होता है, जंपिंग फॉर्म ऑफ नंबर में। कभी भी ये फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होगा। जैसे क्या, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ऐसा नहीं है कि ये लगातार सीक्वेंस में है, इसके बीच में गैप है, ये जंपिंग फॉर्म में है। 2 के बाद सीधे जंप करके 4 पर, 4 के बाद सीधे जंप करके 6 पे, 6 के बाद सीधा जंप करके 8 पर। तो ये कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में वैल्यू इसका नहीं होगा। किसका, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स का। और दूसरी तरफ क्या है भाई, कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये जो वैल्यू होगा ये एक रेंज का वैल्यू होगा। जैसे एक सिंपल सा चीज़ क्या है भाई, डिस्क्रीट में हम लोग क्या बोलते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। लेकिन इसके बीच का तो वैल्यू हमको पता नहीं है डिस्क्रीट में, इसके बीच में तो ये जंप कर जा रहा है भाई। लेकिन कंटिन्यूअस में जब बात करेंगे तो हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी चीज़ को देखिए क्या बोलते हैं हम, 2 से लेकर 4 तक। इसका मतलब अब तो सारा कुछ इसमें आ गया, 4 से लेकर 6 तक। इसके बाद 6 से लेकर 8 तक। यानी जो हमने यहाँ जंप किया
अब उस जंप के बीच का जो वैल्यू था हमने जो डिस्क्रीट में छोड़ दिया, हम उसको कंटिन्यूअस में ले लिए भाई, कंटिन्यूअस में उसको छोड़ नहीं रहे हैं, तो ऐसे को बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब इसमें एग्जांपल आता है बड़ा फेमस सा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सा वैल्यू आपका डिस्क्रीट है, कौन सा कंटिन्यूअस है। तो ऐसा कोई भी वैल्यू जो आपको लगता है कि भाई पॉइंट में उसका आंसर आ रहा है, पॉइंट में उसका वैल्यू आएगा, तो वो कंटिन्यूअस हो गया। और एग्जैक्ट नंबर का जब भी वैल्यू आएगा तो वो डिस्क्रीट में आ गया। रोड पर कितने आदमी हैं, पॉपुलेशन कितना है भाई, तो ये सब कुछ क्या हो गया, डिस्क्रीट फॉर्मेट हो गया। एक एक डाइस की गोटी में भाई उसका जो नंबर होता है वो भी क्या है भाई, डिस्क्रीट सीरीज है ना। और कंटिन्यूअस में क्या हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, है ना, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब कुछ आपका कंटिन्यूअस में हो गया। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सीरीज की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल सीरीज, पहले सीरीज कितने तरीके का होता है, तो भाई सीरीज जो होता है हमारा, हम लोगों का जो सीरीज है वो बेसिकली हमारा क्या है, हम लोगों का सीरीज 3 तरीके का हो है। लेकिन ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, हम लोग एक एक करके देखेंगे, 3 है या 4 है, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है तो 5 भी लोग बोलते हैं। एक एक करके देखेंगे। सीरीज क्या है भाई, सीरीज की जब बात करते हैं तो पहला सीरीज है भाई कि इंडिविजुअल सीरीज, मतलब इसमें एक सीरीज के बारे में बात होगा, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल मैनर में अरेंज होगा, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। अगर अगर अल्फ़ाबेट का बात करते हैं, वर्ड का बात करते हैं, लेटर का बात करते हैं, तो वो अल्फ़ाबेट में अरेंज हो सकता है। नंबर का बात कर सकते हैं तो वो हो सकता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो इस तरह का जो सीरीज होता है वो क्या है भाई, वो इंडिविजुअल सीरीज है। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी सीरीज में यहाँ पर पहले क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, पहले जो ये कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पहले कंसेप्शन ये होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। अभी देखिए क्या है कि अभी यहाँ पर सिंपल सा चीज़ क्या है कि यहाँ पर मैं सिंपल सा चीज़ बोलता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या आपको, 2 3 4 2 3 2 2, ठीक है। अभी आप यहाँ पर इस चीज़ को देखिएगा, मैं यहाँ पर एक सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2 लाने वाले कितने लोग हैं, 2 कितने लोगों को आता है, तो यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4, यानी 4, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज कितना, 4। यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, एक नंबर जो खुद को रिपीट करता है, कितना बार रिपीट करता है, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स में जो आपने बार पाई चार्ट्स वगैरह पढ़ा है तो वहाँ पर भी आपने इस कंसेप्ट को पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी वही कहलाता है, आप नंबर ऑफ रिपीटेशन जो होता है वही क्या होता है, एक नंबर अपने को कितना बार रिपीट करता है, यही फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर मैंने यहाँ पर दे दिया है, एक्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया, टैली मार्क दिया हुआ है। टैली मार्क का कंसेप्ट थोड़ा सा समझिए, 1 2 3 4 और 5th नंबर में हम लोग इस तरह से टैली मार्क कर लेते हैं, डायगोनल कर लेते हैं। कहीं कहीं पर एक चीज़ और भी है, कहीं कहीं पर कंसेप्शन में ये होता है कि हम लोग इस तरह से डायगोनल कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं है, बट तरीका थोड़ा सा अपनाना ये वाला है, ठीक है। बट ये वाला भी आप कर रहे हैं तो गलत नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी टैली मार्क होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में हम लोग ऐसे क्रॉस करेंगे। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से मैं समझाता हूँ यहाँ, जैसे 3 2 3 3 2 4 3 2 2। अब एक बात बताइए, मैं x यहाँ पर वैल्यू क्या ले रहा हूँ, यही x 3, इसमें कौन कौन सा नंबर दिया हुआ है, इस वाले में कौन कौन सा नंबर है, एक लाइन से चलते हैं, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, यही नंबर दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है इसका फ्रीक्वेंसी, 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है, आप इसमें काउंट करिए, 2 कितना बार रिपीट है, 1 2 3 4, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 4 हो गया। अब 3 की बात करते हैं, 3 कितनी बार रिपीट है भाई, 1 2 3 4, ये भी 4 हो गया। 4 कितने बार रिपीट है, तो 1 बार है, तो ये हो गया। तो ये जो हो गया, अगर यहाँ पर टैली मार्क की बात करेंगे तो टैली मार्क को कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका हो गया। और यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल हो गया। अगर यहाँ पर अगर मैं इस 2 4 की जगह मैं 2 लिखता,
ठीक है, तो यहाँ पे 4 मैंने हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं 2 लिखता तो क्या हो जाता, 2 कितना बार रिपीट होता, 5 बार रिपीट होता उस केस में। तो 5 कैसे में करता, ये 4 तो हो गया और 5वां मैं ऐसे क्रॉस कर देता। तो ये तरीका होता है फ्रीक्वेंसी सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, फ्रीक्वेंसी सीरीज को फाइंड आउट करते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज को हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। पहले वाले से कंफ्यूज मत करिएगा फ्रीक्वेंसी सीरीज से, ये कंटिन्यूअस सीरीज है। इसमें क्या होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग असेंडिंग सीरीज भी बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मिड वैल्यू सीरीज बोलते हैं। इसमें इतने सारे सीरीज हैं। आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, एक एक करके एग्जाम्पल भी इसका देखेंगे। लेकिन ये बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्टकट, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। एक्सक्लूसिव सीरीज में ये होता है कि हम लोग अपर लिमिट जो होता है, अपर लिमिट को क्या करते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे 0 से लेकर 10, ठीक है, 10 से लेकर 20, तो ये जो 0 से 10 होगा, इसमें 10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, 10 को हम लोग इस वाले में इंक्लूड करेंगे। 20 को हम लोग किस में इंक्लूड करेंगे, क्या इसमें इंक्लूड करेंगे, नहीं, 20 को हम लोग नेक्स्ट वाले में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके बाद इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, इंक्लूसिव में क्या होगा कि यहाँ 0, इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ, एक्सक्लूसिव सीरीज तो क्लियर है। इंक्लूसिव सीरीज में क्या होगा, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई 9 है तो इसी में इंक्लूड होगा, 10 है तो इसी में इंक्लूड होगा, 20 है तो इसी में इंक्लूड होगा। तो इसमें अपर लिमिट इंक्लूड हो जाता है। असेंडिंग डिसेंडिंग सीरीज आपको पता है, कभी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो कभी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है ना कि हम लोग पुराने सीरीज को हम लोग क्या करते हैं, पुराने फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक एक करके जोड़ते जाते हैं। सपोज यहाँ 0 है तो अगर यहाँ पे 0 है तो इस वाले में 0 लिखते हैं। फिर अगर वह 1 आता है तो ये 0 1 जोड़कर 1 लिख देते हैं। 1 के बाद यहाँ 2 आता है तो ये 1 और 2 जोड़कर 3 लिखते हैं। मतलब पहले का फ्रीक्वेंसी, पिछला फ्रीक्वेंसी और अभी का फ्रीक्वेंसी दोनों को जोड़कर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग और क्लियर करेंगे एग्जाम्पल से समझकर। मिड वैल्यू सीरीज में क्या होता है पता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये मिड वैल्यू सीरीज निकालते हैं। तो ऐसे करके हम लोग इसका सीरीज निकालते हैं। अभी पहले एक टर्म्स को क्लियर होना चाहिए। आप लोगों का जो 11th का सिलेबस है इसमें बहुत चीज़ों को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है, बहुत सी चीज़ों को हटा दिया गया है, लेकिन चीज़ों को पता होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आगे आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए कुछ टर्म्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लास क्या होता है भाई, क्लास देखिए 0 से लेकर 10, ये क्या हो गया, ये 0 से, अभी सिंपल सा चीज़ है, क्लास सिंपल है क्या, अभी देखिए क्या है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, 25 है, 35 है, 40 है, 50 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। हमको इस डेटा को देख के हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक क्लास निकालना पड़ेगा। अब क्लास कैसा होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अब 0 से लेकर 2 तक हम करेंगे, फिर 2 से लेकर 4 तक करेंगे, 2 का करेंगे, तब तो कितना लंबा हो जाएगा। तो कुछ और भी चीज़ हम लोग सोचेंगे भाई। हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि 0 से 5 का इंटरवल भी ले सकते हैं, 5 से 10 का ले सकते हैं, 10 से 15 का ले सकते हैं, ये भी बड़ा हो गया। हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में, हम लोग इस केस में 10 से 20 का भी ले सकते हैं, 20 से 30 का भी ले सकते हैं। मतलब ना तो ज़्यादा बड़ा ना तो ज़्यादा छोटा। अब क्वेश्चन ये है कि हम एग्जाम में सर कौन सा सीरीज लेंगे, 10 का गैप लेंगे या 5 का गैप लेंगे। ये अगर आप 10 का गैप ले रहे हैं तब भी गलत नहीं है और 5 का गैप ले रहे हैं तब भी गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करना है कि मेरा डेटा जितना कंसाइज हो जाए। वैल्यू के अकॉर्डिंग आप क्या करिएगा, उसको आपको क्लास को लेना है। कितने का क्लास, क्लास लिमिट कितने का लेना है। अब क्लास लिमिट क्या है भाई, 0 से 10 का ले रहे हैं या 0 से 15 का ले रहे हैं या 0 से 20 का ले रहे हैं। तो ये जो हो गया ना, ये क्लास लिमिट हो गया। अब क्लास लिमिट के साथ क्लास इंटरवल क्या है, ये 0 से 10 जो देख रहे हैं इसका जो गैप है ये 10 का गैप है। 0 से 15 में ये गैप कितने का है, ये 15 का गैप है। तो ये जो डिफरेंसेस है इसको हम लोग क्लास विथ बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी आप लोगों को पता है क्या है, फ्रीक्वेंसी है क्या,
कितने बार एक नंबर का रिपीटिशन हो रहा है, वही फ्रीक्वेंसी है। मिड वैल्यू क्या है, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो गया मिड वैल्यू। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये 10 है और 20 है, तो इसका मिड वैल्यू क्या होगा, 15 होगा। लेकिन हम लोग इसको निकालते हैं मिड वैल्यू तरीके से, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, 30/2, दैट इज इक्वल टू 15। यानी यही वाला आंसर आ गया। तो ये हमारा तरीका है, ये मेरा कोई तरीका नहीं है, ये मेरा बस शॉर्टकट हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो टैली मार्क आगे क्या हुआ भाई, टैली मार्क मैंने बताया 1 2 3 4। अब इसके बाद टैली को क्रॉस कर देंगे, फिर 6 हुआ तो यहाँ करेंगे, 7 8 9, फिर 10 में यहाँ पे क्या कर देंगे। ये तरीका होता है टैली मार का। तो इस पर क्वेश्चन आता है। तो आई होप कि यहाँ पर ये कंसेप्शन क्लियर होना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग कुछ और भी प्रैक्टिस करेंगे इसके बारे में। तो इसके बाद कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत है तो उसको ज़रूर से बताइएगा, ज़रूर से मेंशन करिएगा, और वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि इस बार हम लोग करेंगे ये कि हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स को, बहुत सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर वीडियो के थ्रू कवर करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, और एक एक चीज़ करके समझेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। तो कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ पर कोई भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वीडियो ज़रूर आप लोग देखने के बाद इस पर ज़रूर से कमेंट करिएगा, शेयर कर जितना हो सकता है करें, और लाइक करिएगा। और कहीं पर भी आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम लग रहा है तो ज़रूर से बताइएगा कि यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा। और प्रीवियस वीडियोस ज़रूर आएगा, उसको मैं समय समय पर निकाल कर उसे अप टू डेट कर दूँगा, और अभी आगे का वीडियो मैं लगातार यहाँ पर डालूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।